नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 22 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शशिकांत दास के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और आईडीएफसी बैंक पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पड़ने वाले असर के ऊपर। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। आज शशिकांत दास ने क्या कहा या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु क्या थे, इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, उन्होंने इस बात को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि कोरोना की महामारी ने वैश्विक मंदी की स्थिति लाकर खड़ी कर दी है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। स्टील की 95%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की 80% और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की भारी गिरावट के आंकड़े यह समझाने के लिए काफ़ी हैं कि भारत पर इसका कितना गहरा असर पड़ा है। प्रति व्यक्ति गिरती आय के आंकड़े भी पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक भारी और एक तगड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। इन सभी नकारात्मक परिस्थितियों से निपटने के लिए उपायों का सुझाव देने वाली 6 सदस्यीय कमेटी में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट को कम करने और लोन को सस्ता करने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। ग्राहकों के द्वारा अपने लिए गए लोन को अगले 3 महीने और नहीं लौटाने के लिए भी मोरेटोरियम की सुविधा को अगले 3 महीने तक बढ़ा देने पर बल दिया गया है। अब यहीं से शुरू होती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक की कहानी। आप सबको पता है कि बैंकों की आमदनी का मुख्य स्रोत एनआईआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। यह वह इनकम होता है जो अपने फाइनेंसर को ब्याज देने के बाद बैंकों के पास बच जाता है। मतलब बैंक फाइनेंसर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लोन लेने वाले अपने ग्राहकों के बीच एक कड़ी होता है तथा ग्राहक से आए ब्याज के पैसों में से अपनी मार्जिन का पैसा काट कर उस बैंक ने जहां से भी पैसे लेकर आया है उसे पहुंचा देता है। जो ब्याज के पैसे बैंक के हिस्से आती है उसे एनआईआई या नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आप एनआईआई या नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बैंकों के इनकम की। तो एनआईआई या नेट इंटरेस्ट इनकम ऐसी परिस्थितियों में कहाँ से आएगी जब मोरेटोरियम की सुविधा का उपभोग करते हुए लोन लेने वाले ग्राहक किस्तें नहीं देंगे। अब परिस्थिति नंबर 2 पर भी विचार कर लेते हैं कि जब ग्राहक बैंक को पैसे नहीं लौटाएगा तो बैंक के ऊपर जहां से उस बैंक ने पैसे ले रखे हैं वहां से तो उसे कोई मोरेटोरियम मिली नहीं है। तो फिर बैंक को अपने ऊपर, वो आरबीआई हो या कोई अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनके भुगतान के लिए फिर से एक प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी जो बैंकों पर एक दोहरी मार के जैसी है। मतलब ग्राहक से पैसा आएगा नहीं, किंतु आरबीआई या किसी अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ब्याज समेत बैंकों को तो पैसा लौटाना है। आप समझ गए पूरी परिस्थिति को। तो ऐसी परिस्थिति जब आकर के खड़ी हो जाती है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी फाइनेंशियल परिणाम अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अलग कैसे आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना से अगर सबसे अधिक प्रभावित कोई सेक्टर है तो वह बैंकिंग सेक्टर है। वैसे कोरोना का प्रभाव सारे ही सेक्टर पे पड़ा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित हुई है। अब आईडीएफसी बैंक के शेयर में हमें निवेश करना है या निवेशित हैं तो हमारी अगली रणनीति क्या हो, इसको जानने से पहले एक बार हम इसके प्राइस मूवमेंट को चार्ट पर देख लेते हैं तो चीज़ें क्लियर होती दिखेगी। आप यहाँ देखेंगे कि पिछले 23 मार्च को एक लो बना था 17 रुपये 75 पैसे के आसपास। वहां से फिर इसने एक प्राइस की रिवर्सल दिखाई थी और एक हाई तब बना था 26 रुपये 90 पैसे का, और उसके बाद फिर से लगातार इसमें गिरावट हुई है। और आज एक बार जो इतने दिनों में गिरावट है, जो अपने लो की गिरावट थी, उसके आसपास एक बार 18 रुपये 60 पैसे के आसपास पहुंच चुका है और आज का लो 18 रुपये 45 पैसे तक बन चुका है। ऐसी परिस्थिति में जब हम देख रहे हैं कि इसके आरएसआई की सिचुएशन भी काफ़ी कमज़ोर दिख रही है और ओवरबॉट जोन की ओर धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, और अगर एमएससीडी की बात कर लें तो एमएससीडी में भी आप देखेंगे कि एक बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में इसमें प्राइस के कमज़ोर होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। अब अगर इसके आज के चार्ट पर जो कैंडल बन रहा है उस कैंडल को भी देखें तो वन डे के कैंडल को देख करके भी यही लग रहा है कि प्राइस में कमजोरी रहनी चाहिए। और बोलिंजर बैंड को अगर देखें तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड का जो लोअर लेवल है ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है।
तो यहाँ से इसके नीचे जाने की गुंजाइश अभी है, लेकिन इसमें एक सकारात्मक संदेश यह है कि इसकी जो लो बननी चाहिए वह इसके साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो पिछला लो है उसके आसपास ही होना चाहिए। तो जो नए निवेशक हैं उनको इसमें खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से अगर वो निवेश करना चाहते हैं तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निवेश करें कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। और निवेश अगर करें तो लंबी होराइजन के लिए करें, तभी इसमें निवेश करें। अन्यथा ऐसे बैंकों के शेयर में कम से कम 50 डेज जो 24 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है, या 100 डेज जो 29 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है, उस प्राइस का वेट करना चाहिए, इसके प्राइस की मजबूती का। तो ये निवेश इस चीज को ध्यान में रख करके ही करना होगा कि इसकी प्राइस थोड़ी बहुत नीचे जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही नए निवेशकों के लिए, और जो निवेशक ऊपरी स्तरों पर निवेशित हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि यहाँ से सबसे पहले तो उन्हें एक अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। जो ऊपरी स्तरों पे हैं तो उन्हें अपने 50 डेज के ईएमआई को एक बार पकड़ के रखना चाहिए था। 24 रुपये के आसपास उन्हें अपना एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने नहीं रखा तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ से भी अगर वो चाहें तो एक बार अपने 18 रुपये के स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं कि 18 रुपये से नीचे की तरफ अगर प्राइस जाती है तो उनका और ज़्यादा नुकसान ना हो। और अगर उन्हें लगता है कि उनका जो नुकसान होना था वो हो चुका, तो यह भी मैं अपनी तरफ से एक एडवाइस कर रहा हूं, जो मुझे चार्ट और RSI और MACD को देख करके लग रहा है कि इसकी प्राइस अब बहुत नीचे जाने का गुंजाइश नहीं बनता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 15 रुपये तक के आसपास जा सकता है। तो 15 रुपये तक के रेशियो में अभी जो फिलहाल चार्ट दिख रहा है, आगे अगर इसके पैटर्न चेंज हुए, कोई नई परिस्थिति बनी तो हम जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन अभी की परिस्थितियों में 15 रुपीज़ के आसपास इसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिख रहा है, उसके नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप तैयार हैं कि यहाँ से लेकर कर 15 रुपीज़ तक भी जाता है तो आप 15 रुपीज़ को स्टॉप लॉस लगाएं, और आपको लगता है कि नहीं ये 18 रुपये से नीचे जाएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे, तो आप 18 रुपये पे अपनी स्टॉप लॉस लगाएं, और इस प्रकार से आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें यही मेरी एडवाइस होगी। तो फ्रेंड्स, ये रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें निवेश संबंधित जो भी हमने आपको सलाह दिया, उस निवेश संबंधी निर्णय को फाइनल रूप देने से पहले एक बार अपनी रिसर्च अवश्य कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।